में एक और चीज़ भी वो शेयर कर देंगे ना। अ, हाँ, वही एक्चुअली वो मेरे वाले सिस्टम में रिकॉर्ड हो गया था ना, तो वो कल आपको ना वो शेयर कर देंगे आज ग्रुप में ना एक लिंक भी शेयर कर देंगे चैनल का ही। तो उस पे ही वो बस अगर लेक्चर है ना तो वो उसी में ही आते रहेंगे। उसके नीचे लिखो एसईओ बैच वाला और फिर उसके अंदर आपके लेक्चर होंगे। तो जो जो बैच है आप उसके लेक्चर वहाँ से। वो फर्स्ट लेक्चर था। हाँ, वो फर्स्ट का था। वो शायद वो जो था वो मेरे लेक्चर्स थे जो मैंने अपने अपलोड किए हैं। वो आपको दोबारा जो यहाँ के हैं ना इसके वो चैनल से आप लिंक शेयर होंगे। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने अभी तक जो है वो जो स्टफ पढ़ लिया है वो बेसिकली उससे रिलेटेड था, जीएमबी से रिलेटेड था, जीएमबी के ऐड से रिलेटेड था। अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है रिगार्डिंग किस चीज़ के ऊपर, वेबसाइट की एसईओ के ऊपर। तो हमारे पास जो स्टफ रिलेटेड है वो है वेब एसईओ। ठीक है। अब वेब एसईओ में आपके पास सबसे पहले तीन किस्में हैं। एक है ऑन पेज, एक है ऑफ पेज और एक है टेक्निकल एसईओ। अब इन तीन चीज़ों के अंदर थोड़ा सा समझते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें और शामिल और किस किस तरह की वेबसाइट होती है। देखिए, सबसे पहले आपको ना इन वेबसाइट पे एसईओ से पहले दो चीज़ें और पता होनी चाहिए। एक का नाम है डोमेन और एक का नाम है होस्टिंग। डोमेन क्या होती है बेसिकली कि अगर कोई नाम, जैसे स्किल एक्स ट्रेनिंग एक नेम है, नाम है, तो इसका नाम जो है, अब लेट्स सपोज मेरा नाम बिलाल है तो फिजिकल दुनिया में मुझे बिलाल कहते हैं। अब ऑनलाइन में भी मेरी एक प्रेजेंस होगी तो उस प्रेजेंस, उस नेम को डोमेन कहा जाता है। लेकिन फिजिकल दुनिया में आप अगर कोई नेम आपको दिया जाता है तो वो फ्री होता है लाइफ टाइम। लेकिन ऑनलाइन दुनिया में जो नाम होता है वो पेड होता है, उसके आपको साल के पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है। सेम गोज विद होस्टिंग। होस्टिंग क्या चीज़ है? अब होस्टिंग फिजिकल दुनिया में भी इसके पैसे हैं, ऑनलाइन दुनिया में पैसे हैं। लेट सपोज ये एक जगह है, इसका डेफिनेटली रेंट होगा। अब वो जगह जो आप यहाँ पे इसमें आपकी चीज़ें पड़ी हुई हैं तो वो होस्टिंग कहलाती है। अब होस्टिंग सेम सिनारियो में वो भी है कि आप ऑनलाइन में कोई ऐसी जगह खरीद रहे हैं जहाँ पे आप अपनी पिक्चरें, अपने फाइल, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने कस्टमर्स का डेटा वो रख रहे हैं। उसके लिए आपको एक स्पेस चाहिए, उसके भी आपको पैसे देने पड़ेंगे हर साल। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं। अब सबसे बेस्ट होस्टिंग कौन सी है? ठीक है। और अ, ठीक है, अच्छा, सबसे बेस्ट होस्टिंग जो है ना वो मेरे नज़दीक गोडैडी है। गोडैडी या होस्टिंगर, ये दो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ये गोडैडी का आप यहाँ देखें या आप होस्टिंगर का देखें। ठीक है। और डोमेन के लिए जो बेस्ट प्लेस है फॉर डोमेन वो कौन सी है? गोडैडी। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे आ जाते हैं कि गोडैडी क्या है। godaddy.com, मैं यहाँ पे आया, इसको ओपन किया। ठीक है। अब गोडैडी बेसिकली क्या हो गया? एक नाम की, अब डोमेन में ना फिर एक्सटेंशन आती है। अब एक्सटेंशन क्या होती है बेसिकली कि, एक मिनट, अब डोमेन बेसिकली क्या होती है कि एक्सटेंशन होती है। ठीक है। अब एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन से मुराद ये है कि .com.pk, ये बेसिकली एक्सटेंशन है। अब .com.pk जो है ना उसको एक्सटेंशंस कहा जाता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा है और वो बेसिकली चाहता है कि आप किसी के लिए एसईओ कर रहे हो, ठीक है, और उसकी वेबसाइट आपके सामने आ गई है। लेट सपोज मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है,
ठीक है, और वो रेस्टोरेंट सिर्फ डेफिनेटली लाहौर में चल सकता है, बाहर थोड़ी चल सकता है। तो उसके लिए जो मैंने डोमेन लिया, लेट्स सपोज www.restaurant.com। अब ये .com जो मैंने लिया, ये मैंने गलती की है। क्यों गलती की है? देखो, जो बिजनेस लोकली होते हैं ना, उसके लिए .pk की एक्सटेंशन काम करती है, और जो डोमेन्स कमर्शियली लेवल पे, कॉम का मतलब है कमर्शियल, तो जो .com होती है वो कमर्शियल होती है, .pk होती है वो लोकल है। तो अगर आपने कोई डोमेन ली हुई है ना, तो वो .com में आप ग्लोबली compete कर रहे हो, और .pk में आप लोकली compete कर रहे हो। तो कहने से मुराद ये है कि अगर आप जब भी डोमेन लोगे, तो क्लाइंट आपको एसईओ का प्रोजेक्ट दे रहा है, लेकिन आपसे ये भी कह रहा है कि भाई आप मुझे बताओ, मुझे कौन सी डोमेन लेनी चाहिए। तो आपने पूछना है कि सर आपने अपना बिजनेस कहाँ करना है, लोकली करना है या इंटरनेशनली करना है। अगर लोकली करना है तो सर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप .pk में डोमेन्स लो, और अगर आप इंटरनेशनली कर रहे हो तो फिर .com में लो। तो अगर .com में वो लेना चाहता है तो फिर आप GoDaddy पे आओगे। एक .com की जो डोमेन है वो साल में 3500 रुपये इसका एक्सपेंस है। ठीक हो गया। और अगर आप .pk में आते हो, लेट सपोज यहाँ पे, ठीक है, मैं, ये एक प्लेटफॉर्म है पिकनिक, इसका नाम है, ये पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको .pk में डोमेन्स मिलेंगी। मतलब GoDaddy से आपको .pk में डोमेन अगर मिलेंगी तो वो बहुत महंगी होंगी। ठीक है, तो हम कहाँ आते हैं अब, पिकनिक वगैरह और इस तरह के प्लेटफॉर्म से, ये पीके डोमेन्स वाले भी हैं, इनसे ले लो या पिकनिक से ले लो। शुरू में कोई अब करना में इंटरनेशनल भी होता है, हाँ, लेकिन अब शुरू में वो लोकल भी कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं ऐसे लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप .pk में भी डोमेन लो और .com में भी डोमेन लो, दोनों डोमेन ले लो। लेकिन आपने एक गूगल एड में सारा काम किया था, उसको मुझे सिर्फ बिडिंग का समझ नहीं आया कि बिडिंग क्या होती है। अच्छा, देखो, कस्टमर जो होता है ना, जब हमारे ऐड पे क्लिक करता है ना, तो उसकी एक कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट गूगल हमें रिकमेंड करता है कि यार बाकी आपके जो कंपेटिटर है ना, उन्होंने भी एक कॉस्ट लगाई हुई है, तो क्या वो कॉस्ट ये बनती है, आप क्या कहते हो, आप कितनी लगाना चाहते हो, तो वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन जो रिकमेंडेड है, मैं तो उसी के साथ साथ इनिशियल में चला जाता हूँ, बाद में अपने हिसाब से चेंज कर लेता हूँ। क्लियर हो गई ये बात? ओके, अब यहाँ पे आते हैं, ये एक pkdomain.com के नाम से एक क्या है, एक वेबसाइट है। अगर आपने .pk में डोमेन्स लेनी है, ठीक है, तो आप इससे ले सकते हैं। अच्छा, तो ये जो आपके पास है वेबसाइट, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेस्टोरेंट लाहौर, ये लेट सपोज मैंने एक डोमेन सर्च किया, और मैं कौन सा डोमेन इस वक्त ले रहा हूँ, .com .pk, ये मुख्तलिफ आप ले सकते हो, .com .edu .pk .com ये मुख्तलिफ आप ले सकते हो। चले, मैंने सर्च किया। अब जब सर्च किया, एक चीज़ याद रखो, डोमेन तो आप .pk में लो, लेकिन होस्टिंग जो है ना वो हमेशा अच्छी कंपनी की लो। उसकी रीज़न ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आप किसी पाकिस्तानी सर्वर से, ठीक है, अब सर्वर क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहले लोगों को पता नहीं होता कि ये होस्टिंग होती क्या चीज़ है ऑनलाइन में। देखिए, होस्टिंग से मुराद ये है कि कोई बंदा है जो आपकी दुकान की रखवाली कर रहा है, ठीक है, आपकी दुकान के लिए उसने जगह दी है। अब होस्टिंग बनती कैसे है, कोई भी कंपनी, आप कल को अपनी होस्टिंग की कंपनी लगा सकते हो। क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, एक इंटरनेट चाहिए, और बिजली का कनेक्शन चाहिए 24 घंटे के लिए। जिन जिन लोगों ने, जो होस्टिंग कंपनियां होती है, उनके पास ये 3 सिस्टम है। ठीक है, देखिए, आपकी ऑनलाइन, उनके पास आपकी दुकान पड़ी हुई है, अगर उन्होंने प्लाजा बंद कर दिया तो आपकी दुकान कोई देख सकता है। तो वो बेसिकली होस्टिंग एक प्लाजा है, उन्होंने उसको कनेक्शन दिया हुआ है बिजली का, इंटरनेट का, तो कोई भी बंदा कहीं से भी आके आपकी दुकान पे आ सकता है। सर्वर है बेसिकली, और इसी को सर्वर कहा जाता है। ठीक है, तो आप जब भी लोगे ना सर्वर, तो जो सर्वर पाकिस्तान में होगा तो उसका क्या मसला होगा, अगर बिजली चली गई तो आपकी वेबसाइट क्या होगी, बंद होगी। अगर इंटरनेट नहीं है पाकिस्तान में और आपने किसी पाकिस्तानी कंपनी से सर्वर लिया हुआ है तो वो बंद होगी। ठीक ठीक है,
तो आप जहाँ से भी, अब ये पाकिस्तानी कंपनियां ये सर्वर लेगी, ये समटाइम्स झूठ बोलते हैं हमने यहाँ से लिया वहाँ से लिया, इन्होंने अपने छोटे छोटे सिस्टम बनाए होते हैं, बस उस पर काम चला रहे होते हैं, पीछे यूपीएस वगैरह लगाया होता है, लेकिन अगर वो खराब हो गया तो आपकी वेबसाइट क्या हो गई, बंद हो गई। तो मैं यहाँ से ना एक वेबसाइट सर्च करता हूँ, www.restaurantlahore.pk, ठीक है। तो और इसको मैं करता हूँ सर्च। अच्छा, अब इसने मुझे बता दिया कि भाई ये रेस्टोरेंट लाहौर जो है ना वो अवेलेबल है, और 3449 रुपये ये कॉस्ट है, ठीक है। अब इसको मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, परचेज करने का खैर तरीका भी आपको बता देता हूँ कि ये परचेज कैसे होता है। चेकआउट पे जाता हूँ। एक होस्टिंग से दो दिन का हम डोमेन ले सकते हैं। देखिए अब होस्टिंग में भी किसमें है, एक वो होस्टिंग होती है जिसमें आप सिर्फ एक ही वेबसाइट रख सकते हो, मतलब एक वो होस्टिंग है जिसमें आपने 3 दुकानें ली हुई है, 3 वेबसाइटों के लिए स्पेस ली हुई है। एक वो होस्टिंग होती है जिसमें आप 4 दुकानों के लिए ले सकते हैं, 50 दुकानों के लिए ले सकते हैं, तो मुख्तलिफ वो आपके प्लान पर डिपेंडेंट है। यहाँ से आप इसको कंटिन्यू करते हो, और ये 2 साल के लिए प्राइस है। देखिए .pk में जब आप खरीदते हो तो ये 2 साल के लिए होता है, लेकिन जब .com में खरीदोगे वो 1 साल के लिए होता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल को आपको एसईओ में या अपनी वेबसाइट बनाने में भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है, ठीक है। ओके, अच्छा अब हम आते हैं और यहाँ से चेकआउट करके जो .pk डोमेन वाले हैं इनको आप जैस कैश इजी पैसा से भी दे सकते हो, और जो बाकी कंपनी है गोडैडी होस्टिंगर उनको अपने कार्ड वगैरह से पे करना है। होस्टिंगर तो खैर अभी कार्ड वाला सिस्टम ले आया है, जैस कैश इजी पैसा वाला, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हो। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा, अब मैं होस्टिंग के हवाले से भी कुछ चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं ताकि वो क्लेरिफिकेशन और होस्टिंग की हो जाए। अब होस्टिंग में याद रखो, एक होता है सिंगल होस्टिंग, मतलब सिर्फ आप उस पर एक वेबसाइट लिस्ट कर सकते हो। एक होता है मल्टी होस्टिंग, एक होता है शेयर्ड होस्टिंग, एक होता है क्लाउड होस्टिंग। इन तीनों का सिंगल होस्टिंग का मतलब है कि जिस कंपनी से आप होस्टिंग ले रहे हो उस पर सिर्फ आप एक ही वेबसाइट लिस्ट कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल होस्टिंग। जो मल्टी होस्टिंग है, आप जिस कंपनी से होस्टिंग ले रहे होंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल भी खैर दिखा देता हूँ। इसको मैं क्रॉस करता हूँ, इसको भी क्रॉस करता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ पे होस्टिंगर खोलता हूँ। होस्टिंगर से ज़्यादातर लोग ये लेते हैं वो होस्टिंग। यहाँ पे मैं सीधा प्राइसिंग पे आ जाता हूँ। ओके, ये वेब होस्टिंग पे है। अब ये देखो, ये $399 पर मंथ है। कितनी वेबसाइट बना सकते हो, इस पे एक ही वेबसाइट रख सकते हो। ये 399 पर मंथ है, हाँ रुपीज। अच्छा, ये इस पे 3 वेबसाइटें रख सकते हो, इस पे 50 रख सकते हो, इस पे 100 रख सकते हो। तो ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सा प्लान लेना चाहते हो, ठीक है। ओके, तो ये वाली चीज़ है। अब फिर आते हैं क्लाउड होस्टिंग। अच्छा, अब क्लाउड होस्टिंग क्या चीज़ होती है कि मिसाल के तौर पर वो उसमें ये हो जाता है कि आप अपना जो सर्वर है ना, वो एक ही वेबसाइट आपकी होती है, लेकिन आपने 3-4 जगहों पे उसकी दुकान ले ली होती है, वो महंगी होती है। क्लाउड होस्टिंग एक्सपेंसिव है कंपेयर टू नॉर्मल होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग का फायदा ये, मिसाल के तौर पर आपने एक सर्वर लिया हुआ है पाकिस्तान में, तो अगर पाकिस्तान में बिजली चली गई तो दूसरी जगह से जो सर्वर होगा वो डेटा भेज देगा, और अगर वो भी खराब हो गया तो तीसरी जगह पे आपका डेटा पड़ा होगा वो भेज देगा। वो तो बहुत बड़ी कंपनी की भी कुछ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है। तो आप, तो जो सबसे सस्ती होती है ना इसमें, वो होती है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग ऐसे ऐसे होती है, लेट्स सपोज मैंने एक होस्टिंग ली है जो 100 वेबसाइटों के लिए ली है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आप कहते हो यार मैं तो सिंगल होस्टिंग के लिए 8,000 पे नहीं कर सकता,
मैं आपसे ले लेता हूँ, आप बताओ आप कितनी दोगे, कितने में। मैं आपको कहूँगा भाई मैं 3500 रुपये सालाना लूँगा, ठीक है, तो मैं आपको 3500 रुपये में दे दूंगा। अगर आप डायरेक्ट लेते हो, क्योंकि आप इतनी महंगी का क्या करोगे, तो सिंगल होस्टिंग के लिए 7000 8000 प्राइस है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको शेयर्ड में भी 3500 में दे देते, चलो भाई 3500 में तुम ले लो, 3200 में भी दे देते, तो वो पूरे साल वही प्राइस रहती है। शेयर होस्टिंग क्लाउड होस्टिंग में फिर क्या हो गया? अब क्लाउड में और शेयर्ड में ये है ना कि वहां पे हर एक की वेबसाइट पड़ी है, आपकी भी पड़ जाएगी। क्लाउड में ये होता है कि आपकी एक ही वेबसाइट मुख्तलिफ जगहों में पड़ी हुई होगी, अलग अलग लोकेशंस पे, ठीक है, तो तीनों में फर्क ये है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? शेयर में होस्टिंग ये होस्टिंगर वगैरह लोग ये खुद प्रोवाइड नहीं 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 नहीं, अब मैंने होस्टिंगर से 100 वेबसाइट्स वाले लिया हुआ है, तो मैं आगे लोगों को सेल कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैंने 100 वेबसाइट का लिया हुआ है, तो अब आपका इसमें फ़ायदा ये होता है कि चलो मैं क्लियर बीइंग अ बिजनेस पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। आपको फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इस साल सिंगल होस्टिंग के पैसे 7000 पे करोगे, तो अगले साल आप 14000 पे करोगे। लेकिन जब आप मेरे साथ रहोगे तो आप कितने पे करोगे, इस साल भी 3 3.5 हजार, अगले साल भी 3.5 हजार। अगर थोड़ी सी प्राइस बढ़ती भी है तो आपको इफेक्ट होगा कोई 3600 3700, आप मुझे अगले साल पे करोगे, 100 200 ही फर्क होगा। लेकिन अगर आप अकेले खुद जाओगे तो आपको प्राइस ज़्यादा महंगी पड़ेगी। ये शेयर होस्टिंग जैसे लोकल मार्केट में मिल जाती है। हाँ बिल्कुल मिल जाती है। क्लाउड होस्टिंग क्लाउड होस्टिंग इन्हीं लोगों से लेनी पड़ती है, ठीक है। होस्टिंग लाना चाहिए ना। हाँ, तो शेयर में ज्यादातर हम जैसे लोग उन्होंने उन्होंने इनसे ही ली होती है, लेकिन सस्ते में ली होती है, बस ये फर्क है। और ये वैसे साल की देते हैं। साल की देते, 2 की भी देते, 4 तक ये देते, 48 महीनों की, ठीक है। ओके, चले यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब हम आते अपने टॉपिक पे कि वेब जो वेब एसईओ है, अब उसमें क्या सिनेरियो होता है। अब देखो, डोमेन के बारे में थोड़ा सा बता हाँ हाँ, दीजिए कि डोमेन आपकी कितने साल मतलब साल डोमेन साल की होती है या मैक्सिमम 5 साल की होती है, और वो उसको फिर रिन्यू करते हैं आप। और वो एक्सपायर हो जाती है जब फिर तो फिर आपको ईमेल आता है कि भाई इसको रिन्यू कर दो। टाइम देते हैं। टाइम आपको 1 महीना पहले बता देते हैं। ऐसा तो ना कि मेरी एक्सपायर हो गया मैं उसको करना भूल गया हूँ तो कुछ हो रहा तो आपको मेल ऐसा नहीं होता, आपको कम से कम जब एक्सपायरी का महीना करीब आता है ना, 1 महीने में आपको कोई 15-20 मेल वो भेज रहे होते हैं, नोटिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं एसईओ की तरफ, और एसईओ में हमारे पास होते हैं मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइटें। एक होती है वर्डप्रेस एसईओ, एक होती है शॉपिफाई एसईओ, और तीसरी होती है विक्स वगैरह, और चौथी होती है कस्टम कोड। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मतलब सिंपल एसईओ 2 किस्मों की होती है। एक होती है सीएमएस बेस्ड, ठीक है। अब सीएमएस बेस्ड क्या होता है, क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जो वर्डप्रेस वगैरह है, जो विक्स वगैरह है, ये क्या है बेसिकली सीएमएस प्लेटफॉर्म्स है। और जो दूसरी होती है जैसे कस्टम कोडिंग होती है, उसमें आपको थोड़ा बहुत कोड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि एसईओ, अब ये प्लेटफॉर्म है, वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई एक अलग प्लेटफॉर्म है, विक्स एक अलग प्लेटफॉर्म है, कस्टम कोड एक अलग प्लेटफॉर्म है। तीनों के एसईओ, ये चारों के एसईओ में थोड़ा थोड़ा फर्क होगा, बट टेक्निक सेम होगी। जो आप एक वेबसाइट पे करोगे वही दूसरे पे करोगे। अब ये तो एसईओ की टाइप्स है, वेबसाइट की भी टाइप्स हैं। एक होती है बिजनेस वेबसाइट, एक होती है ई कॉमर्स वेबसाइट, एक होती है ब्लॉगिंग वेबसाइट, एक होती है आपके पास एफिलिएट, कुछ लोग न्यूज़ वगैरह, न्यूज़ वेबसाइट भी होती है। ये 5 तरह की मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती है। अब बिजनेस वेबसाइट्स क्या होती है, लेट सपोज ये स्किलेक्स ट्रेनिंग एक कंपनी है, तो ये एक बिजनेस वेबसाइट बनाएंगी, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचेगी, सिर्फ अपने सर्विसेज के बारे में लिखा होगा। बेचते हैं अपनी प्रोडक्ट, लेकिन वो किसी और तरीके से बेचते हैं, वेबसाइट के ऊपर नहीं बेचते, ठीक हो गया। ज्यादातर जो बिजनेस वेबसाइट से होती हैं उनकी प्रोडक्ट महंगी होती है, इसलिए वो वेबसाइट के ऊपर नहीं बेचते, सिर्फ इंफॉर्मेशन पुट करते। रियल एस्टेट वाली वेबसाइटें हो गई, ठीक है, या अगर फॉर एग्जांपल कोई सर्विसेज दे रहा है, डस्ट रिमूवल का या क्लीनिंग का कोई काम कर रहा है, तो वो जस्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे आते हैं ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट।
आपने ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइटें देखी होंगी जो प्रोडक्ट वगैरह ऑनलाइन सेल करते हैं 2500 3000, उसकी एसईओ होती है। तीसरी होती है ब्लॉगिंग, जैसे प्रो पाकिस्तानी का आपको शायद पता है या नहीं पता है। प्रो पाकिस्तानी बेसिकली एक वेबसाइट है, ठीक है, ये है प्रो पाकिस्तानी। ठीक है, अब ये एक वेबसाइट है। अच्छा ये देखें, ये है प्रो पाकिस्तानी। प्रो पाकिस्तानी क्या करता है, ये बेसिकली इनकी एक ब्लॉगिंग बेस्ड वेबसाइट है और ये इससे पैसे कमा रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। अब ये क्या करते हैं ये लोग, कि ये लोग आर्टिकल लिखते हैं, लोग आके पढ़ते हैं और इनकी वेबसाइट्स के अंदर यहाँ पे एड्स होते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैं कोई आर्टिकल पिक करता हूँ, लेट सपोज दिस वन, ये नीचे भी ऐड आ रहा है, देख लें, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो ऐड है इसके पैसे इनको मिलते हैं और इसको कहा जाता है एडसेंस बेस्ड वेबसाइट है, या इसको ब्लॉगिंग का। गूगल को दे दी होती है ना, जी इन्होंने अपनी गूगल को दे दी होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और वैसे भी आपकी वेबसाइट पे तभी ऐड चलते हैं जब आपकी ये वेबसाइट पे open होती है। हाँ जी, ऐसा ही है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, ये है ब्लॉगिंग बेस्ड वेबसाइट। फिर आते हैं आपके पास एफिलिएट वेबसाइट है। एफिलिएट वेबसाइटें क्या होती है कि लोगों ने कहा होता है एक आर्टिकल वो लिखते हैं, वो एडसेंस से पैसे नहीं कमाते, वो प्रोडक्ट की मशहूरी से पैसे कमा रहे होते हैं, ठीक है। कि आर्टिकल एक लिखते हैं, उसमें वो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, अगर कोई क्लिक करके वो प्रोडक्ट खरीद लेता है तो उसको उससे पैसे मिलते हैं, वो उनकी अपनी प्रोडक्ट नहीं होती। जैसे आप मुझे कहते हैं कि भाई आप लोग मशीनरी बेचते हैं, तो मैं मशीनरी पे पूरा आर्टिकल लिखूंगा, आपकी प्रोडक्ट की पिक्चरें लेके अपने वेबसाइट पे चढ़ा दूंगा, अगर उससे किसी ने खरीदा तो मुझे मेरा कमीशन मिल जाएगा, अंडरस्टैंड। और लास्ट में आते हैं न्यूज वेबसाइट्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जियो टीवी भी देखा होगा, ठीक है, जियो टीवी, अब ये भी एक वेबसाइट है, इस पे भी ट्रैफिक है। हाँ, जियो जियो टीवी है, इन्होंने टीवी में, क्योंकि टेलीविजन में है तो इन्होंने वहां से इसको लिया हुआ है, क्लियर। इन्होंने भी अपने यहाँ पे एड्स वगैरह लगाए होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये दो, ये ऊपर ऐड आ रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये तो हमें अंडरस्टैंड हो गए सब आम चीज़ें। अब इसको हाउ टू स्टार्ट, इसको बेसिकली वो बिजनेस में आती है ना, क्या क्या बुक करते हैं, मतलब जहाँ सर्वे का है ना, तो बिजनेस वेबसाइट हो गया, वो उसके ऊपर सेल कर रहा है। आप कह रहे थे उसके ऊपर आप क्या सेल करते हैं। जो आप कह रहे थे सेल होता है वो ई-कॉमर्स होता है, ठीक है। हम्म, लेकिन जो बिजनेस वाली आप ट्रैवल एजेंसी उस पर जो हम लोगों ने लगाया हुआ है क्या, कि यार कि ये आपके ऊपर इतने दिनों का है तो इतना है तो लोग वहाँ तो वहां से पे करके सीधा परचेज कर लेते हैं। करने की ऑप्शन तो है ना उसमें, अगर वो नहीं भी करते ट्रैक वाले सब पे आ जाते हैं। नहीं नहीं, आपने उस पर पैकेज लगाया है कि ऐड टू कार्ट करो, पेमेंट हमारे एटीएम में अकाउंट में भेज दो, ऐसा वाला सीन है कि नहीं। जी जी सर। एक यहाँ साइन कीजिएगा, एक यहाँ कीजिएगा, यहाँ साथ कीजिए, यहाँ कर दें इसके साथ आगे। इधर जी सर, यहाँ कर दो। अच्छा, नहीं वो आपकी बात तो ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा क्या कोई सीन है कि कोई प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हो आप। प्रोडक्ट नहीं ना, हाँ, हम वो ट्रिप भी बेचते हैं। तो ट्रिप की प्राइस नीचे लिखी हुई है, हाँ जी, ऐड टू कार्ट कर सकता है हाँ जी। और कार्ड डाल के पेमेंट भी कर सकता है,
वो तो नहीं करेगा, जैसे वाला बड़ी अमाउंट है उसको टैग तो यही तो चीज़ है ना ई कॉमर्स। कर तो सकते हैं ना, ओए, ये क्या कर सकते बताओ मुझे वेबसाइट का नेम बताओ। हैं। वेबसाइट के नाम है अल हबीब TRA ट्रैवल्स ऐसे ट्रैवल एंड टूर ना ट्रैवल ट्रैवल्स एंड, हाँ, ट्रैवल्स एंड टूर्स, ठीक है। चले अब इसकी वेबसाइट देख लेते हैं। ये वाली है, ये नीचे वाली है, ये वाली है, नहीं, ये है alhabibtours.com नहीं वो है बीबी ट्रैवल एंड नहीं है बीच में, जो मैप पे आ रही है, ये वाली। जो मैप पे आ रही है। चले मैंने इसको क्लिक किया, इसको ओपन करते हैं ना, लेट्स सी देखते हैं ना, ये वाली है। हाँ जी, क्या माशाल्लाह। इसको अगर स्क्रॉल करें ना आपको यहाँ पैकेज नजर आएगा। अरे हाँ, ठीक है। अच्छा, अब ये ई कॉमर्स की कैटेगरी में जा रही है, ठीक है। अगर व्यू डिटेल करके इधर कार्ड वगैरह लगा हुआ हो तब तो ठीक है, लेकिन परचेज अगर ये देखे ना, अब बुकिंग है, नहीं 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 यार, देखो अब कस्टमर बेसिकली परचेज तो नहीं कर सकता ना उसमें। इट मीन ई कॉमर्स की मुराद ये है कि पे कर लेगा, इधर पे, अब ये बिजनेस की कैटेगरी में चली गई है ना, ठीक हो गया। तो ये उस कैटेगरी में तो नहीं। ऑर्डर करते हैं तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट होगी। हाँ, जिस वेबसाइट पे आप ऑर्डर्स करते हैं ना वो ई कॉमर्स की वेबसाइट से, ठीक हो गई ये बात, नहीं समझ आई, आ गई है, हाँ के, ये वर्डप्रेस ही नहीं है, हाँ ये वर्डप्रेस हाँ, वर्डप्रेस तो बनाई है। अच्छा, अब हम आते हैं, दो चीज़ें समझते हैं, मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा आप कुछ चीज़ें, और तब आपने अभी जाके प्रैक्टिकल भी साथ इधर ही अब करना है। नंबर वन, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने वेबसाइट की एसईओ स्टार्ट कहाँ से करनी है। नंबर वन चीज़ है कि आप वेबसाइट की एसईओ स्टार्ट करोगे ऑडिट से, कि मैं वेबसाइट के का ऑडिट करूंगा कि ये जो वेबसाइट मेरे पास आ रही है ये किस प्लेटफॉर्म पे बनी है। नंबर वन तो ये है, ओके। नंबर टू, अब मैंने इसका ऑडिट करना है दो तरीकों में, ठीक है। इस ऑडिट को मैं एक, ये तरीका इंटरनल ऑडिट और दूसरा है एक्सटर्नल ऑडिट। अच्छा, जो इंटरनल ऑडिट होगा ना वो बेसिकली इस टूल के थ्रू होगा, एसईओ ऑप्टिमर, ठीक है। और जो एक्सटर्नल ऑडिट होगा वो होगा सेमरश के थ्रू, ठीक हो गया, डन। अच्छा, अब उससे पहले, उस ऑडिट से पहले मैंने ये अंडरस्टैंड करना है कि मेरे पास ये वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे बनी है, ये भी मैंने चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने एक टूल यूज करना है, उस टूल का नाम है वेपलाइजर। इसको आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे। सबसे पहले मैं कहाँ आऊँगा, मेरे पास ये टूल इंस्टॉल है। आपको इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आप नेट पे लिखोगे WAPPALYZER और एंटर कर लोगे, ठीक है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपके पास आएगा क्रोम वेब स्टोर, ये सेकंड ऑप्शन, इस पे आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने इस टूल को इंस्टॉल करना है। जैसे ये टूल इंस्टॉल हो जाएगा ये आपके यहाँ पे आ जाएगा, इधर अभी यहाँ पे आ चुका होगा, यहाँ पे यहाँ पे ये मौजूद है, यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे रिमूव आ रहा होगा, आपने ऐड करना है। अब मैं आपकी वेबसाइट, जो आपने वेबसाइट बनाई है उसको मैं थोड़ा चेक करता हूँ। किसी क्लाइंट ने मुझे ये कहा कि बिलाल इस वेबसाइट का ना आप चेक करो, मुझे एसईओ करनी है। तो ऑडिट का पहला पार्ट ये है कि मैं ये चेक करूँ कि ये किस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, नंबर वन। अच्छा, इस पे क्लिक करूँगा, यहाँ से आ जाऊँगा थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके, और वेबलाइजर से मैं इसको चेक करूँगा कि बेसिकली क्या इसका सिनारियो बन रहा है। वेबलाइजर की तरह यहाँ नज़र ही नहीं आ रहा है, अच्छा ये है, ठीक है। अब ये वेबलाइजर से मैं देखूंगा, ये मुझे बताएगा कि ये चीज़ किस लैंग्वेज पे बनी हुई है। थोड़ा सा लोड हो रहा है, ये किस पे बनी हुई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्डप्रेस CMS, ठीक है। तो ये वर्डप्रेस से बनी हुई वेबसाइट है, ये चीज़ तो क्लियर होगी। अब वर्डप्रेस के एसईओ के कुछ टेक्निक्स मुख्तलिफ है और शॉपिफाई के
एसईओ के टेक्निक्स कुछ मुख्तलिफ है। तो पहली चीज़ तो मुझे समझ आ गई है। अब दूसरा काम मैंने क्या करना है, इस यूआरएल को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद मैंने आना है इस टूल में जिसका नाम है एसईओ ऑप्टिमर। अब ये इंटरनल ऑडिट शुरू होगा, ठीक है, ये टूल है। अच्छा याद रखें, ये टूल आपको दिन में सिर्फ 3 बार ही वो फ्री देता है। एक दिन में सिर्फ 3 ऑडिट्स फ्री होते हैं एक जीमेल पे। अच्छा, मैं इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है, किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट का यूआरएल है, तो वो मैं यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। क्योंकि जब आप क्लाइंट की वेबसाइट पे एसईओ शुरू करोगे तो आपको ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए कि भाई ये वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे बनी है, इसकी पहले प्रीवियस रिपोर्ट क्या है। तो पहले तो आप इसको क्लाइंट को कहो कि सर पहले अब ये यहाँ खड़ी है, मैं इसको यहाँ से बेहतर करने जा रहा हूँ। तो आपने क्लाइंट को जो इस वक्त की प्रेजेंट स्टेट है ना, वो रिपोर्ट देनी है। तो अब ये मुझे एक रिपोर्ट बना के दे रहा है, और साथ में मैं सेमरश के ऊपर भी इसका एक रिपोर्ट अब क्रिएट करने जा रहा हूँ। चले, अब थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ से 10% हो गया। यहाँ से आपको शो करता है कि वेबसाइट यही है, बिल्कुल यही है, सी ग्रेड में वेबसाइट चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस है, कोई लिंक्स नहीं है, कोई ऑन पेज बेकार नहीं, विजिबिलिटी बहुत बेकार, परफॉर्मेंस अच्छी है। परफॉर्मेंस से मुराद है कि कस्टमर का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो ठीक है, बाकी इसके अलावा कुछ भी ठीक नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इन चीज़ों को देख लो, ये हमने बारी बारी फिर समझना है कि ये है क्या चीज़, H1 क्या है, बिल्डिंग स्ट्रैटेजी क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है। लेकिन आपको ये पता चल गया ऑडिट के दौरान, क्योंकि अभी तो मैंने आपको सिर्फ तरीका बताया है, इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ भी ना आ रही हो, लेकिन क्लाइंट का जो फर्स्ट स्टेप ऑफ एसईओ है वो यही है, ऑडिट करना। हाँ, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें आपको अभी समझ भी ना आए कि ये क्या चीज़ है, लेकिन फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, चेक करना कि ये किस प्लेटफॉर्म पे बना है, और सेकंड स्टेप है इसका ऑडिट करना, ठीक है। अच्छा भाई, इसकी ये चीज़ें ख़राब है, ये चीज़ें बेहतर करनी है, लिंक बिल्डिंग, मेटा टैग है, टाइटल है, हेडर है, ये मसाइल है। चले, एक तो मुझे ये पता चल गया। फिर आते हैं इसके ऑन पेज के ऊपर, ऑन पेज माइनस भी है, कोई टाइटल टैग नहीं लगा हुआ, ठीक है, ये आपका ये ऐसे ही लगा हुआ शो होता है, ठीक है, ये इसी तरह आता है। ये सारा कुछ सर इसी टूल पे पता चल जाएगा? ये इसी टूल पे आपको पता चलेगा। ये पेड है ये वाला देखिए एसईओ? हाँ, ये एसईओ पेड है, टाइमर बिल्कुल पेड है, लेकिन आपको ना अगर क्लाइंट का ना डेली बेसिस पे ये आपको 3 सर्चेस फ्री देता है, तो 3 रिपोर्ट्स आपको फ्री देगा। ठीक अव्वल तो अगर आप इसका पेड ठीक है। लेते हो तो फिर आप इस रिपोर्ट को पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आप फिर स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। कैसे? यहाँ से आप स्निपिंग टूल लोगे, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है आपको क्लाइंट ने ऑडिट के पैसे तो नहीं दिए होंगे, तो आप तो ऑडिट तो करके दोगे ना। सम टाइम हम एसईओ का क्लाइंट कैसे पकड़ते हैं, एसईओ का क्लाइंट जब हम पकड़ते हैं ना, तो हम सबसे पहले लिंक्डइन पे क्लाइंट को अप्रोच करते हैं और उसको कहते हैं कि सर ये आपकी वेबसाइट है, हाय दिस इज एम बिलाल खान, आई एम एन एसईओ एक्सपर्ट, आई विल ऑडिट योर वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट टेकिंग एनी मनी, सो आई विल सजेस्ट यू सम ऑफ द पॉइंट दैट यू कैन इम्प्रूव बाय जस्ट डूइंग इट। तो मैं आपको बता दूंगा कि कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको करके आप इसको बेहतर कर सकते हो। ऑडिट का एक रिपोर्ट बना के अच्छा सा मैं इसको पेश कर दूंगा। अब फिर उसको 3-4 दिन बाद मैसेज करते हैं, सर व्हाट डू यू थिंक, वुड यू लाइक मी टू डू इट फॉर यू विद अ वेरी मिनिमल बजट ऑफ $100 अ मंथ। $100 में मैं आपको मंथली, वो कहते हैं $100 बिग नंबर, आई वांट टू पे यू लेट्स सपोज $80। मैं कहूँ डन, श्योर सर, लेट मी डू इट। $80 पाकिस्तानी हिसाब से 24,000 रुपए बनते हैं। तो हम आउटरीच पाकिस्तान में अब हम ये काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये नहीं करूँ कि आप पहले दिन से ही बाहर जाओ, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि सामने वाला जिसको आपने ऑडिट रिपोर्ट भेजी है वो खुद एसईओ का बंदा हो, तो आपको कहते चलो ठीक है मीटिंग में आ जाओ। तो एक आपको लैंग्वेज बैरियर का मसला हो जाता है, और दूसरा आपके पास काम ना होने की वजह से टेक्निकल स्किल्स कम होती है, जिसकी वजह से आप आगे वाला क्लाइंट हैंडल कर पाते। सही। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट लेते हैं स्निपिंग टूल के थ्रू, दिस इज स्निपिंग टूल, ठीक है, ये इसका मैंने ओके किया, और यहाँ से हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये न्यू पे जाके यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ऐसे ले लेते हैं,
और स्क्रीनशॉट इसको आप सेव कर देते हो। हम क्लाइंट को ये भी नहीं शो करवाना चाहते कि भाई मैं किस टूल के थ्रू आपका ऑडिट करवा रहा हूँ, ताकि उसको पता चल जाए। तो कंट्रोल एस सेव करके और हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं और फिर एक डॉक्यूमेंट फाइल में उसको ये भेज देते हैं। ठीक है, ओके। चले आते हैं नीचे, हमें और क्या क्या पता चल रहा है। अब ऑन पेज में देखते हैं कि भाई ऑन पेज में आपका टाइटल सही नहीं है, इसको बेहतर करना है। आपकी जो टाइटल की लेंथ है वो 24 है, ठीक है, और ये होनी चाहिए 50 to 60। ठीक है, मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि अभी आपकी वेबसाइट किधर थी, ये थी ना। मैं इसको थोड़ा सा बैक लेके जाता हूँ। आपका जो टाइटल था ना, वो मैं दोबारा एक और बैक लेके जाता हूँ। हो नहीं नहीं, होम पेज से भी पीछे लेके जाता हूँ। अब ये देखें ना, ये आपका टाइटल है, ये वाला, ये आपका टाइटल है, यही है, ये यही है सर। अभी आपने को खोली नहीं है। चले अभी, ठीक है, और ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, ये वाली नहीं है। ये अलग भी है वाली। अच्छा, तो फिर ये है। ये तो मैंने आपसे बोली थी, ऐप पे नहीं लिखा हुआ। ओके, ठीक है, तो वहां से भी अगर आप लिखोगे ना तो आपका टाइटल इतना ही बनता है। मतलब इसकी ऐसी नहीं ना इसे नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ इसका। अच्छा, अब यहाँ पे मैं उस रिपोर्ट को और टेली करता हूँ कि भाई मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ना, वो तो मेटा डिस्क्रिप्शन तो है ही नहीं, ये ऐसे लगती है इंटरनेट पे। ठीक है, नीचे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। चले, अच्छा, वो कह रहे लैंग्वेज आपने इंग्लिश चूज की, H1 टैग कुछ नहीं लगा, कुछ भी नहीं है। हाँ, टैग H2 H3 आपने लगाया, ये H2 बाकी जीरो। यहाँ पे कीवर्ड कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब आपके टाइटल में ना कोई उम्रे का वर्ड है, यहाँ देखो आपने इसमें कोई उम्रे का वर्ड लिखा है नहीं, टाइटल भी छोटा है आपका। वो कह रहे हैं आपके एक्सपीरियंस, जर्नी, स्मूथ, होटल सर्विस, कुछ भी नहीं लिखा आपने, बस एक लाइन लिख ली है और बस पब्लिश कर दी। क्लियर हो गई ये चीज? तो इन चीजों को सेट करना है हमने। अच्छा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, उम्र, एक्सपीरियंस, इस तरह के कीवर्ड्स आपने डाले ही नहीं है। आते हैं अमाउंट ऑफ कंटेंट, आपने अपने पेज पे अच्छा कंटेंट डाला है, 771 वर्ड का डाला है होम पेज पे, जो ठीक है। इमेज एट्रीब्यूट्स आते हैं। इमेज एट्रीब्यूट्स क्या आते हैं? देखिए, जब आप फोल्डर कोई अपलोड करते हैं, लेट सपोज आपने मुझे 300 पिक्चरें भेज दी है, तो मैं आपसे पूछता हूँ यार मुझे इसमें वो वाली पिक्चर दिखाओ जिसमें मेरी और आपकी तस्वीर है, आके तो यार ढूंढ लो, तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाए। मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ। अभी तो हमने यहाँ पे चले मैं यहाँ पे कीवर्ड सर्च करता हूँ, शूज। शूज मैंने एंटर किया। अगर आप शूज का कीवर्ड देखोगे ना, शूज के कीवर्ड पे यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे सबसे पहले ये जुल्की है, इसकी वेबसाइट आ रही है, टॉम्स आ रहा है, ऐसा ही है। चले, हम अब आते हैं इमेजेस की तरफ। अब यहाँ पे जुल्की है नहीं है, ये इंजन है, सेवरस है, फिर जुल्की आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? जब आप इमेज अपलोड करते हो ना वेबसाइट के ऊपर, बिना नाम के और बस अपलोड कर देते हो, तो नेम आप नहीं लिखते ना, तो ये जो एसईओ, इसका ये मतलब नहीं कि बस मैं कंटेंट, इमेज एसईओ भी होती है, टेक्स्ट एसईओ भी होती है, वीडियो एसईओ भी होती है, वेबसाइट एसईओ भी होती है, हर एक चीज अलग अलग होती है। तो इस चीज को आप याद रखो जब आप एसईओ कर रहे हो ना, तो इन अभी जरा मेरा वेबसाइट में हमने काफी ज्यादा काम कर लिया और ये किसी क्लाइंट ने मिली है, वो हम उसके पूरी खोल के चेक करेंगे। डेफिनेटली यार, एसईओ का मतलब क्या? हाँ, जो बंदा मुझे वेबसाइट देता है कि यार इसकी एसईओ करो, तो मैं पहले पेजेस देखता हूँ। लेट्स सपोज अगर आप मुझे कल को ये वेबसाइट दोगे ना, तो मैं देखूंगा यार पेजेस कितने हैं इसमें, मुझे मेहनत कितनी करनी पड़ेगी। तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा 5-6 पेजेस है सर, मुझे ये कीवर्ड रहे, पहले तो मुझे सर 1 महीना लगेगा आपके ऑन पेज को सेट करने में, जो ये मिस्टेक्स है ये मैं आपको सेट करके दे दूंगा। अच्छा, कुछ एसईओ वाले, ये चले मैं आपको एडिशन एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ चीज़ें एसईओ वाले, जब मैं एसईओ का कोर्स यहाँ पे पढ़ाता हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा देता हूँ, बहुत ज़्यादा। उसका एक नुकसान होता है, इसमें कुछ जुगाड़ होते हैं। जुगाड़ से क्या मुराद होते हैं? लेट सपोज मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई कि क्लाइंट को ना आप कैसे घुमा देते हो। आपने लेट सपोज 1 महीने काम नहीं किया, आप क्लाइंट को घुमा दो। दूसरे महीने भी आपने काम नहीं किया, पैसे ले लिए, तो आप घुमा सकते हो उसको, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है।
ये जो रिपोर्ट है ना, हम इसमें भी छेड़छाड़ कर लेते हैं, तो ये एसईओ में पॉसिबल है। लेकिन बेहतर ये कि आप यार क्लाइंट को रिपोर्ट अच्छी और काम करो, पैसे लो। ये नहीं कि आप रिपोर्ट में छेड़छाड़ करके उसको रिपोर्ट दे देते हैं, सर देखिए पहले ऐसे थी अब ऐसे, फिर सर पिछले महीने ऐसी थी अब ऐसे है, तो रिपोर्ट में छेड़छाड़ भी हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली जो है आप, अगर आप मुझे कोई ये वेबसाइट देगा लेट सपोज जो भी हफ्ती, तो मैं उसको कहूँगा कि सर 5 पेजेस है, मुझे ऑन पेज सेट करते करते ऑडिट के टाइम मुझे पता चल जाएगा काम कितना बड़ा बड़ा है। जैसे ऑल टेक्स्ट है, अगर किसी बंदे की ना 3000 इमेजेस है, तो मैंने हर एक का टाइटल चेंज करना है, हो सकता है 2-3 हफ्ते तो मुझे यहाँ ही लग जाए। तो ऑन पेज सेट करते, बड़ी वेबसाइट पे टाइम बहुत लगेगा, छोटी वेबसाइटें हो 5-6 पेजेस की हो, आप एक हफ्ते में ऑन पेज उड़ा दोगे, अगले हफ्ते में बाकी वेबसाइट की ऑफ पेज शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने ऑडिट ऑन पेज देख लिया कि भाई ये चीज़ें मसाइल है, ये तमाम चीज़ें आपको बाद में समझ आ जाएगी। अब ये SSL है, ये जो यहाँ पे लॉक लगा होता है ना, ये लॉक, ठीक है, एक मिनट, ये लॉक जो लगा होता है यहाँ पे, इसको SSL कहा जाता है। ये चीज़ें खैर अब आगे आगे आएंगी, आपको अंडरस्टैंड होंगी। स्कीमा नहीं लगा हुआ, रैंकिंग का इसके लिंक्स कुछ भी ऐसा सच नहीं लगे हुए, ये रिपोर्ट आप उसको भेज दोगे कि सर ये मसाइल है और इसको मैंने बेहतर करना है। पेज स्पीड है, विजिबिलिटी है, यहाँ पे ऐसे दिखता है, यहाँ पे ऐसे दिखता है, ठीक है, मोबाइल पे, तो ये तमाम चीज़ें, इसकी मोबाइल पे स्पीड ऐसी है, डेस्कटॉप पे स्पीड ऐसी है, तो ये तमाम चीज़ें आपने, ये था एक्सटर्नल, ये इंटरनल ऑडिट है, आपने डीप डाउन इंटरनल चीज़ें निकाल ली है। अब आता है इसका एक्सटर्नल ऑडिट। ठीक है, अब एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है बेसिकली। अच्छा, अब मैं इसको क्रॉस करता हूँ और ये इसका है इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी ये देखता हूँ कि इसकी ट्रैफिक कितनी है, इसका डीए कितना है, पीए कितना है। अब मैं वो चीज़ें देखूंगा कि ट्रैफिक इसकी क्या आ रही है जी। देखें, सेमरश का फ्री जो आप टूल यूज करोगे वो रिपोर्ट कुछ और देगा, पेड टूल यूज करोगे वो रिपोर्ट कुछ और देगा। पेड एग्जैक्ट रिपोर्ट देगा और फ्री थोड़ा सा 19-20 फर्क होगा। तो आप बताते हैं ये जो पेड है ये वो लोकल मार्केट से ले सकते हैं? हाँ, ये ले सकते हैं। अब ये आपको रिपोर्ट दे रहा है कि भाई आपकी जो वेबसाइट है ना, उसकी परफॉर्मेंस बेसिकली कैसे है। ठीक है, अब ये इसका एसईओ मुझे ट्रैफिक और कीवर्ड्स और ये तमाम चीज़ें बता रहा है कि इस वेबसाइट की ट्रैफिक बेसिकली कितनी है। ये भी हमने क्लाइंट को बता दी है ना, क्लाइंट को ये शेयर करोगे कि भाई आपकी वेबसाइट इस वक्त ऐसे चल रही है। ठीक है, अब इस चीज़ की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये देखो चैट जीपीटी पे आपकी कोई अवेलेबिलिटी नहीं, एआई ओवरव्यू पे कोई नहीं है, एआई मोड पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी कहीं पे भी आप मौजूद नहीं हो। ठीक है, और नीचे आप आते हो, ये आपके टोटल बैकलिंक्स है। बैकलिंक्स क्या होते हैं कि 58 लोगों ने आपके बारे में अपने वेबसाइट पे लिखा हुआ है, चाहे वो इमेज की फॉर्म में हो, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो ब्लॉग की फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो की फॉर्म में उसमें आप लोग आपके पास अब जो अथॉरिटीज को, खैर ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे आती जाएंगी। यहाँ पे आपका वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक मतलब कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चल रहा है, बस बना के कहीं रखी हुई है आप लोगों ने साइड पे, ऐसा ही है ना। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, ये इसका, और ये आज की तारीख का रिपोर्ट है। आपको ये वाला स्क्रीनशॉट लेके, ये वाला और ये वाला स्क्रीनशॉट लेके उसमें अटैच करना है, साथ में ये ट्रैफिक वाला, ये क्लाइंट के साथ शेयर कर देना है। क्लियर हो गई ये बात, ये ऑडिट क्लियर है आप लोगों को। ओके, अब मुझे ये समझ आ गई है सर ये टूल्स जो आपने बताए हैं, सिमरश भी बताया, ये सेमरश और एसईओ ऑप्टिमल के बारे में और कि हमने जी, तो ये दोनों टूल्स जो हैं वो सेम काम करते हैं या हम कोई भी यूज कर सकते हैं? देखिए, सेमरश के बजाय और भी बहुत से टूल हैं, जैसे एचरेफ है, मोज है, लेकिन मुझे सबसे बेहतर एचरेफ लगता है। एचरेफ थोड़ा सा, यानी अब जब रिपोर्ट जब आप तैयार कर रहे हैं तो आप ज्यादा एक्यूरेट फिर आप देखते हैं कि किससे या आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट कौन सा टूल दे रहा है, फिर वो आप उसको कंसिडर करते हैं। देखिए, एसईओ में ना एक चीज याद रखो कि आपको ना 2 तरह के रिपोर्ट्स चाहिए ही चाहिए। ज्यादातर जो एसईओ एक्सपर्ट्स है ना, वो सेमरश के रिपोर्ट पे रिलाई कर लेते हैं, नहीं, मुझे इंटरनल रिपोर्टिंग भी चाहिए।
कि वेबसाइट के अंदर क्या मसाइल है, तो वो मुझे देगा एसईओ ऑप्टिमर, ठीक है, और जो एक्सटर्नल रिपोर्ट्स हैं ट्रैफिक वगैरह वो मुझे सेमरश दे देगा। तो ये दोनों रिपोर्ट्स मैं क्लाइंट को शेयर कर देता हूँ। हाँ, इसके अल्टरनेटिव बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, आप सेमरश की जगह एचरएफ यूज कर सकते हो, मोज यूज कर सकते हो, वो एसईओ ऑप्टिमर की जगह आप उबर सजेस्ट यूज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। बट मुझे ये थोड़े से काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे मैं इस पे यूज़ करने में आसानी है, बस यही रीज़न है। नहीं, ये फ्री में भी आपको तो डेटा तो दे रहे हैं ना, ठीक है। हाँ, अगर आपने पेड लेने हैं तो आप वो उस पर काम कर लीजिएगा, ठीक है, वो थोड़े से और एक्यूरेट और बेहतर रिजल्ट्स आपको निकाल के देंगे। इन चीज़ों में फिलहाल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। ओके, मैं कुछ टाइम और पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा। आपने ये जो चीज़ें मैंने अभी डिस्क्लोज की है ना, ठीक है, कि कोई भी वेबसाइट उसको देखना है कि वो वर्डप्रेस पे बनी है, शॉपिफाई पे बनी है, या उसका ऑडिट तैयार करके दो वेबसाइटों का, ठीक है, और साथ में हम कुछ और हम लेके चलेंगे। अच्छा, अब हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वेबसाइट किस किस तरह की है, और वेबसाइट्स में होता क्या क्या है, वेबसाइट किस टाइप की है, एसईओ किस टाइप की है। अब हम एक और चीज़ की तरफ समझेंगे जाएंगे, और उसका नाम है ऑन पेज। एसईओ में ऑन पेज का रोल ऑलमोस्ट है 45%। 45% रोल है ऑन पेज का कंटिन्यू होने। अब ऑन पेज के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले ऑन पेज के अंदर आपका टाइटल आता है, दूसरे नंबर पे आपके टाइटल आपकी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन आती है, तीसरे नंबर पे आपके पास आता है इमेज ऑल टेक्स्ट आता है, ऑल टेक्स्ट आता है, चौथे नंबर पे आपकी वेबसाइट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन से मुराद है आपका कॉन्टैक्ट, आपका एड्रेस, ठीक है, वो ठीक हो। अगले पोजीशन पे आता है आपका ब्लॉग, आप वेबसाइट पे कौन कौन सा ब्लॉग लिख रहे हैं। छठी चीज आती है कि आप कौन से कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, इसका ताल्लुक है। फिर उसके बाद आता है आपके पास कैटेगरीज, ठीक है, और अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब अगर आपकी, मैं किधर गई वो वेबसाइट, ये है नहीं, कहाँ चली गई, अच्छा अब यहाँ देखो, चलो मैं जियो टीवी पे हूँ, या मैं दराज की भी वेबसाइट खोलता हूँ। अब ये मैंने ये एक मैं वेबसाइट का वो खोल रहा हूँ, इस वेबसाइट को, इसके ऊपर क्लिक करो और इस यूआरएल को अब यहाँ पे देखो। अब ये देखो ना, ये यूआरएल, ये जो टाइटल है ना, ये वाला टाइटल, ये टाइटल इसके यहाँ पे भी आ रहा है, आ रहा है। ओके, अब मैं आपके सामने एक और भी वेबसाइट खोलता हूँ। इसके एसईओ में काफ़ी मसाइल हैं, ठीक है, चलिए मैंने ये वेबसाइट खोल ली है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन किया, मैंने लेट सपोज ये प्रोडक्ट उठाई, अब ये देखो, अब इसका यूआरएल कैसे है, समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा। तो आपका जो यूआरएल है ना, वो भी जितना ऑप्टिमाइज होगा वो इतना ही बेहतर रैंक होगा। तो आप जब चीज़ें देख रहे हो ना, तो एक साइड ना देखो, आप मल्टीपल चीज़ें उसमें देखो कि भाई मैं इसको कैसे करने जा रहा हूँ। तो आपने ये चीज़ें ज़रूर देखनी है कि भाई मैं यूआरएल को ऑप्टिमाइज किया हुआ है क्या नहीं। अब यही चीज़ें तो खैर हमने आगे अब पढ़नी है कि होम पेज पे हम इसको कैसे करेंगे। क्लियर हो गई है अंडरस्टैंडिंग? आगे बढ़ते हैं। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, ठीक है। अब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरी वेबसाइट पे H1 से H6 टैग कितने लगे हुए, ठीक है। अच्छा देखें, आपकी वेबसाइट पे लेट्स सपोज 5 पेजेस हैं, तो आपकी वेबसाइट पे 5 H1 टैग्स होने चाहिए। मतलब H1 टैग वो होता है जो एक लाइन होती है, वो आप गूगल को, वो आप एक लाइन आपकी अपनी पूरी वेबसाइट में एक हेडिंग लाइन डिस्क्राइब करते हो, तो गूगल उसी लाइन को इंडेक्स करता है कि भाई अगर कोई ये वाली लाइन सर्च करेगा तो तब मैं आपकी वेबसाइट रैंकिंग में लाऊंगा। तो आप हर एक पेज पे एक H1 होना चाहिए। अगर एक पेज पे 2 या 3 H1 या 4 H1 होंगे ना, तो गूगल को समझ नहीं आता कि भाई कौन सा वाला अलाइनमेंट सर्च में लाओ। क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी?
हाँ 6 पेज होंगे तो H1 उसमें 6 लगे होंगे, H2 H3 H4 कितने भी हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। हाँ जी, H1 वही साइज जो है वो जो बोल्ड फॉर्म में। खैर ये आगे आगे अब आते रहेंगे, ठीक है। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड और कर लेता हूं रिगार्डिंग के अब हमने इसमें आगे करना क्या है, ये तो हमें पता चल गया। अब हमें एक और भी टूल यूज करते हैं और उस टूल का नाम है डिटेल्ड एसईओ, या मैंने शायद यहाँ पे एक और भी वो टूल यूज किया है, यहाँ पे है, मैंने शायद यूज किया था अच्छा चले, खैर हम इसको यूज कर सकते हैं, इसका नाम है डिटेल्ड एसईओ। अब डिटेल्ड एसईओ का जो टूल है ना वो एनालाइज कर रहा है। अब वो मुझे बता रहा है कि इस पेज का जो टाइटल है वो ये है, ठीक है, उसके ऊपर इसकी जो डिस्क्रिप्शन लगी हुई है वो ये है, इसका जो यूआरएल है वो ये है, इसके सामने क्या लिखा हुआ है, इंडेक्सेबल, इसको इंडेक्स होना है अभी। अब आते हैं कैनोनिकल, खैर ये चीजें थोड़े थोड़े टर्म्स हम आगे पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। इसमें कितना H1 लगा हुआ है, 1, ठीक है। चले इसके बाद आते हैं हेडिंग, इसमें कौन कौन सी हेडिंग लगी हुई है वो मुझे बता देता है। फिर इसमें कौन कौन से लिंक्स लगे हुए हैं। अब यहाँ पे आते हैं टोटल लिंक्स, यूनिक लिंक्स, इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक। अब इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं, देखें, अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा लिंक क्लिक करता हूँ यहाँ पे और वो मुझे इसी वेबसाइट के किसी और पेज पे ले जाए, इसको कहा जाता है इंटरनल लिंक्स, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पे इधर किसी प्रोडक्ट पे वगैरह पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैं इसी दराज के किसी और पेज पे चला जाऊंगा, दिस इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग क्या है, ये 3 लिंक लगे हुए, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दराज की पूरी वेबसाइट से बाहर ले जाएंगे, समझ आ गई है। तो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, H1 टैग का समझ आ गया कि H1 टैग क्या हो, नहीं, अगर वो लिंक आपको अपनी ही वेबसाइट के किसी और पेज पे लेके जा रहे हैं तो वो इंटरनल लिंकिंग कंसिडर होगी। लेकिन अगर वो आपकी जैसे आपने अपनी वेबसाइट में व्हाट्सएप का बटन लगाया, अब ये कौन सा लिंक है, एक्सटर्नल। क्यों, क्योंकि ये आपको आपकी वेबसाइट से बाहर निकाल के व्हाट्सएप की तरफ लेके जा रहा है, जो आपकी वेबसाइट का पार्ट नहीं है। इंटरनल और एक्सटर्नल की समझ आ गई है, ओके। अच्छा, अब हम आते हैं और मजीद जो है ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें फिर दोबारा समझ लो कि आज हमें ये जो ऑडिट का पूरा स्ट्रक्चर है ना ये समझ आ गया कि वेबसाइट पे जो ऑडिट होते हैं, सबसे पहले वेबसाइट कैसी देखी जाती है, फिर ऑडिट के कितनी टाइप्स होती हैं, फिर ऑडिट इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है, फिर हमें H1 टैग के बारे में समझ आ गया, ठीक है। ये चीज़ें हमें फिलहाल समझ आए। कुछ अब बेसिक टर्म्स हैं जिसको मैं और भी एक्सप्लेन करता हूँ ताकि वो भी आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब अगर आप इस ऑडिट को देखें तो हमने ये कहा कि ऑन पेज के ऊपर एक होता है टाइटल, एक होती है डिस्क्रिप्शन, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें ये पता होना चाहिए कि वेबसाइट का जो ऑन पेज का जो वेबसाइट का जो टाइटल होगा ना वो कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, 50 से 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। एक चीज ये हमें आपको याद रखनी है, और आपकी वेबसाइट पे 24 कैरेक्टर है। दूसरा आता है डिस्क्रिप्शन, तो आप इसको लेंथ बढ़ा देना, नहीं इसमें और कंटेंट लिखेंगे, अभी इसमें जो कंटेंट लिखेंगे वो चीजें अभी आगे रहती हैं। अभी हमने ऑन पेज का जो पार्ट है उसमें मैंने ओवरव्यू दिया है, अब मैं वर्डप्रेस की एक वेबसाइट में बाद में आगे जाऊंगा और वहां पे जो है आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिकल करके दूंगा कि ऑन पेज होता कैसे है, ठीक है। लेकिन शुरू में तो आपको वो बेसिक्स तो समझने हैं, हाँ ठीक है। अच्छा, आपको इसके बाद यहाँ पे ये जो करेक्टर्स हैं ये ऑलमोस्ट आपको 250 तक चाहिए डिस्क्रिप्शन में। 260 का लेंथ है, आपको डिस्क्रिप्शन में 260 के लेंथ चाहिए। क्लियर हो गई ये बात, 260 कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर्स, वर्ड्स नहीं, वर्ड्स तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, हाँ एक कैरेक्टर है, ठीक है। अच्छा, ये चीज हमारी क्लियर हो जाएगी। ये है SERP। SERP का मतलब है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, कि गूगल में आपका ये दिख कैसे रहा है, ठीक है। तो ये ऑन पेज के ऊपर मैं हूं और मैं ऑन पेज की ही चीजें आपको इस वक्त एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा,
आते हैं नीचे और ये है HERP यूजेज। अच्छा, द पेज पे कोई एट्रीब्यूट्स फिलहाल तो नहीं यूज हो रहा। अब एट्रीब्यूट्स क्या, हम आगे हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या है, वो कैसे होते हैं। अच्छा, एक अगली चीज मुझे पता चली कि वेबसाइट कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही है, इंग्लिश की। अच्छा, अब हेडर है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन की कि वेबसाइट पे कोई हेडर मौजूद नहीं है, ठीक है, H1 का, और H2 से H6 तक मौजूद है, ओके, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर कोई कंसिस्टेंसी मौजूद नहीं है कीवर्ड्स की। कौन कौन से कीवर्ड, ये आपको उसने कीवर्ड दिए कि इसकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, ये कीवर्ड कहीं पे यूज ही नहीं हुई है, ना कीवर्ड, ना टाइटल में, ना डिस्क्रिप्शन में, कहीं पे भी यूज नहीं हुए। चलिए, हम वेबसाइट के अंदर या वो टाइटल में भी यूज नहीं हुए हैं और सर्च में भी वो सर्चेबल नहीं है। अमाउंट जो कंटेंट है वो ठीक आ रहा है। इमेज के ऊपर जो एट्रीब्यूट्स है, और वो इमेज आल्ट एट्रीब्यूट्स का जो मैंने आपको बता दिया कि जब आप इमेज अपलोड करोगे ना वेबसाइट के ऊपर तो उसका नाम होना चाहिए, ठीक है, उमरा पैकेजेस कोई भी नाम लिख दो और वहां पे उसका अपलोड करोगे। ये चीजें हमने अपलोडिंग के दौरान पढ़नी है। अब आते हैं कैनोनिकल टैग। अब कैनोनिकल टैग क्या होते हैं, देखें, अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट का एसईओ आपके पास आए या शॉपिफाई की वेबसाइट का एसईओ आपके पास आए, तो कैनोनिकल का जो टैग है ना वो ऑटोमेटिकली लगा होता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, जब भी कोई वेबसाइट बनती है ना तो उस पर दो चीजें होती है, या तो SSL लगा होता है, सॉकेट सिक्योरिटी लेयर, या SSL नहीं लगा होता, प्रोटेक्शन। अब अगर SSL नहीं लगा होता तो गूगल उसको दो वेबसाइटें कंसिडर करता है। SSL ये लॉक, ये वाला, एक मिनट, ये जो लॉक आपको दिख रहा है ना, इसके ऊपर लॉक दिख रहा है, ये वेबसाइट सिक्योर है, ठीक है, इसको SSL कहा जाता है, ये और ये होस्टिंग कंपनी आपको देती है। तो अगर वेबसाइट के ऊपर SSL लगा हुआ है तो गूगल इसको एक कंसिडर करती है, और अगर SSL नहीं लगा हुआ तो वेबसाइट, गूगल इसको कितनी वेबसाइटें कंसिडर करती है, HTTP। अब यहाँ देखो, एक मिनट, यहाँ देखो, ये इसको मैं जरा हिट करता हूँ, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, S आ रहा है ना। अगर मैं इस S को हटा दूं तब भी इसको एंटर करूंगा ना, तब भी यही चीज आएगी। क्यों, SSL लगा हुआ है और इसने गूगल को बताया है कि भाई HTTP के साथ हो या HTTPS के साथ हो, हम दोनों एक ही चीज है। तो अगर मैं एंटर करूंगा तब भी यही चीज आ जाएगी। चलो, लास्ट में वैसे भी कर लेता हूँ, अपलोड हो जाएगा। अब नो इंडेक्स टैग टेस्ट। अब नो इंडेक्स क्या होता है, देखें आप, और ये एक्चुअली वर्डप्रेस की वेबसाइट है इसलिए कुछ चीजें इसमें ऑटो लगी हुई है, जब हम प्लगइन यूज करेंगे ना इस पे ऑटो लग जाती है। नो इंडेक्स टेस्ट टैग। अब कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जिसको हम इंडेक्स नहीं करना चाहते। अब इंडेक्स क्या होता है, कुछ पेजेस ऐसे जिसको हम गूगल में रजिस्टर नहीं करना चाहते ताकि वो लोगों को शो हो जाए, तो उस तरह का टैग आपकी वेबसाइट में लगा हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, नो इंडेक्स हेडर टैग, हेडर का भी कि कुछ हेडर ऐसे हैं जो हम शो नहीं करवाना चाहते। फिर ये SSL है, SSL इस पे लगा हुआ है, सॉकेट सिक्योरिटी लेयर। HTTP और HTTPS भी लगा हुआ है। अगर कोई HTTP से आता है या HTTPS से आता है, दोनों एक ही वेबसाइट के ऊपर आएंगे, ठीक है। और ये है robot.txt। खैर इसके बारे में भी हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन मतलब बता देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने डोमेन खरीदी है तो मेरे बारे में तो तमाम मालूमात GoDaddy में पड़ी हुई है। तो अगर कोई बंदा वो चेक करता है ना तो उसको पता चल जाएगा ये डोमेन बिलाल ने खरीदी है, इस सन में खरीदी है, इस मोबाइल नंबर से खरीदी है, इस ईमेल से खरीदी है। तो robot.txt की जो फाइल है ना, वर्डप्रेस में डिफॉल्ट पड़ी होती है, हम उसमें सिर्फ ये कहते हैं कि भाई मेरी ये वाली इंफॉर्मेशन छुपा देना कि ये डोमेन खरीदी किसने। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, ब्लॉक्ड बाय SSL वो भी लगा हुआ है। अच्छा, LLMS.txt, ठीक है, इसको भी खैर हम बाद में पढ़ेंगे। XML को भी एनालिटिक्स नहीं लगा हुआ, स्कीमा, और ये एक टेक्निकल टर्म है। चले, ये आपको समझ आ गया कि बेसिकली जो है ना H1 टैग क्या होता है, ऑल टैग्स क्या होते हैं, टाइटल क्या होता है, डिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, robot.txt क्या है फॉर एग्जांपल। ये चीज़ें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग में ऑन पेज के क्लियर हो गई होंगी। क्लियर। अभी आपने एक काम करना है, काम आपने ये करना है बेसिकली कि आपने कोई भी वेबसाइट उठानी है, ठीक है, और उस वेबसाइट, जी पूछे पूछे। ये तो वो वेबसाइट की एसईओ हम चेक कर पा रहे हैं ना जो लाइव है। हाँ, अगर हमारी कोई वेबसाइट प्रोसेस वर्किंग में हमने उसे तो जब वो लाइव ही नहीं हुई तो इसकी एसईओ कैसे होगी, उसका वो ऑडिट कैसे होगा, मतलब उसको पहले लाइव करना पड़ेगा। लेकिन आपने एसईओ सिर्फ लाइव वेबसाइट्स की होती है। लेकिन फिर भी आपने वेबसाइट डालने की सारे करने की कोशिश, पता तो था ना कि ये चीज़ एसईओ में है। देखें, जब आप वेबसाइट लाइव करने लगते हो ना तो उसका टाइटल ठीक कर लो टाइम से,
उसकी डिस्क्रिप्शन टाइम पे लिख दो, बनाते टाइम ही सारा ये बनाते टाइम ही आप लिख लिया करोगे, ठीक है। और ये होता कैसे, ये आगे के लेक्चर में वैसे भी, अब नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तो मैंने आपको बेसिक टर्म्स वगैरह कुछ बताए, आगे के लेक्चर्स में ये तमाम चीजें अब क्लियर हो जाएंगी जी। हाँ हाँ, अभी आप शुरू कर दें जी। आपका कोई सवाल अगर हो तो आप भी पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ हाँ, मेरा इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। सर क्वेश्चन तो नहीं है, बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा क्लियर हो गया था। जब मैंने आज आपके साथ स्टार्ट किया है ना, तो उसमें स्टार्टिंग में मुझे कुछ थोड़ा सा, जब आप वेब होस्टिंग का बता रहे थे ना, तो वो कुछ समझ नहीं आई थी। तो वो फिर ये है कि आपने कल वाला भी लेक्चर प्लीज रिकॉर्डेड शेयर कर दीजिएगा, और आज वाला भी। हाँ, वो कल वाला भी नहीं हुआ ना, वो कल वाला आपको ना एक तो यूट्यूब का वो चैनल का लिंक शेयर हो जाएगा, ठीक है, उसी में वो आपका लेक्चर्स पड़े होंगे, आप जाके देख लीजिएगा, डेली बेसिस पे आप ऐसे होंगे। अच्छा, दूसरा मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि जो डोमेन होती है ना, डोमेन आपका नेम है, बेसिकली आपका नाम है। जैसे आपकी फिजिकल दुनिया में एक नेम है, ऑनलाइन में भी आप अपनी पहचान बनाने के लिए एक नाम लेते हो, लेकिन वो नाम पेड होता है, पेड, ये चीज याद रखें। अच्छा, अब वो नाम आपने कहाँ से खरीदना है? मिसाल के तौर पर मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ ब्लॉगिंग का, तो मैं उसके लिए एक डोमेन लूंगा, वो डोमेन पेड है, ठीक है। आप GoDaddy पे जाते हैं, सर्च करते हैं www. मुझे डोमेन चाहिए, वो कहेंगे ये पैसों के हैं। .com में जो डोमेन होती है, .com का मतलब होता है कमर्शियल, तो एक साल के लिए .com की डोमेन मुझे मिलेगी, वो 4,000 रुपए की मिलेगी। लेकिन मैंने ये भी बताया कि पिकनिक वगैरह के जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो बेसिकली आपको देते हैं सस्ते में 2 साल के लिए, लेकिन वो .pk में हो। अगर कोई ग्लोबली बिजनेस करना चाहता है तो .com में जाए, अगर कोई बंदा .pk में बिजनेस करना चाहता है तो वो अगर पाकिस्तान में करना चाहे .pk में है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ डोमेन से काम नहीं चलता, आपको होस्टिंग भी चाहिए होती है। अब होस्टिंग, मैंने ये कहा कि होस्टिंग की ना मुख्तलिफ अकसाम है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि एक होस्टिंग होती है सिंगल होस्टिंग, ठीक है, एक होती है मल्टी होस्टिंग, एक होती है शेयर्ड होस्टिंग, एक होती है क्लाउड होस्टिंग। सिंगल होस्टिंग क्या है कि आप होस्टिंगर पे गए, वहां से एक अपने लिए होस्टिंग खरीदी, 400 रुपए पर मंथ है, और आपको साल के कोई 5,000 रुपए पड़ गए। लेकिन अब आप मल्टी होस्टिंग, आपकी मल्टीपल वेबसाइट है, तो आप मल्टी होस्टिंग वाली खरीदे, जिसपे आप 3 या 5 या 100 वेबसाइटें रजिस्टर कर सकते हो। फिर आती है शेयर्ड होस्टिंग। मिसाल के तौर पर मैंने एक होस्टिंग ली हुई है 100 वेबसाइटों के लिए, आप कहते हैं मैं 6-7 हज़ार तो नहीं पे कर सकती, आप मुझे ना शेयर्ड होस्टिंग दे दें, तो मैं आपसे 3500 रुपये लूंगा, और आपको शेयर्ड होस्टिंग मैं रख दूंगा अपनी दुकान में, जो प्लेस होती है वहां पे, वो आपको दे दूंगा। दैट इज शेयर्ड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग ये होती है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे दुनिया में कहीं से भी कोई बंदा ना हो, आए कहीं से कोई भी बंदा आए तो मेरी वेबसाइट बंद ना हुई हो, तो हम 3-4 जगहों पे अपनी लोकेशन अपने लिए होस्टिंग खरीद लेते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? जी। बस यही कुछ आपने पहले बताया ना। हाँ, यही था बेसिकली। अभी आपने जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है कि आपने 1-2 वेबसाइटें, कोई भी वेबसाइट हो, चाहे आप अमेजोन पे करें, चाहे आप eBay पे करें, किसी पे भी करें, उसका इंटरनल और एक्सटर्नल। जी जी जी, कुछ पूछ रहे हैं आप? नो? अच्छा, तो आपने अभी इसको थोड़ा सा वो करो, ताकि हम जो है ना, ये मुझे ये अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए कि आपने बेसिकली अभी तक जो अंडरस्टैंड किया है वो सही है या अभी तो सिर्फ